देखिए पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक पढ़ लिया था। आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान से देखिए। आपको मैंने पहली बात तो पढ़ा दिया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले पढ़ाया। फिर आपको पढ़ाया मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इतनी चीज़ें अब तक हम लोग इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में अब तक हम लोग इतनी चीज़ें कवर कर चुके हैं। रेट कवर किया है, डिफरेंशियल रेट लॉ कवर किया है, ऑर्डर कवर किया है, और मॉलिक्यूलरिटी कवर किया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें से पहला पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे भैया? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए पढ़ेंगे। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मतलब क्या है? जिसका ऑर्डर के आगे जीरो लगा है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका रेट है जो रिएक्टेंट की पावर जीरो, मतलब किसी भी कंपोनेंट पे डिपेंड ही ना करे। जो रेट है वो किसी भी, ना प्रोडक्ट पे डिपेंड करे, ना रिएक्टेंट पे, ना कैटलिस्ट पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना करे। तो दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो है, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने के बावजूद भी हमारे पास जो रेट आए वो कभी भी चेंज ना हो, तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे होंगे? मान लेते हैं ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो जब टी इक्वल टू जीरो पे बात करेंगे, तो टी इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, जो रिएक्टेंट है वो ए है और प्रोडक्ट जीरो होगा। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन चलेगी, मान लेते हैं टी इक्वल टू टी समय बाद, टी समय बाद ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये ए से एक्स घट गया, तो बचा कितना? ए माइनस एक्स। और ये जितना घटा उतना ही ये बनेगा, तो x यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x आपका क्या है? x है डीकम्पोज्ड क्वांटिटी ऑफ a आफ्टर टाइम t। ठीक है, अथवा इसी को क्या लिखा जा सकता है? प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ p आफ्टर टाइम t। ठीक है, अब ध्यान देखिए, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है x को, अब मैंने डिफाइंड किया है कि x क्या है। या तो x को आप ये लिख दीजिए कि वो डिकम्पोजिशन है क्वांटिटी a का, वो डिकम्पोजिशन क्वांटिटी जो आफ्टर t समय में डिकम्पोज हो गया। या इसी को दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो x t टाइम में फार्म हुई है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस x हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपने x के विषय में लिख लिया है सब चीजें। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, क्या मैं यहाँ से अगर लिखूँ, यहाँ पे एक बार लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में समझने के लिए, कि ये ए है, ए से प्रोडक्ट बना, टी इक्वल टू जीरो पे ये ए था, ये जीरो था, टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स, और ये एक्स है। इसके आगे चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं फॉर द एबव रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी given by the law of एक्टिव मास। अगर हम लोग इस रिएक्शन में लॉ ऑफ एक्टिव मास लगा के रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बताया था आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एक्टिव मास के। एक्टिव मास मान लेते हैं रिएक्टेंट का ए है, और ए पे डिपेंड करना चाहिए था, लेकिन ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से क्या इसकी पावर जीरो कर देंगे? क्या इसको जब हम यहाँ से इन्वर्सली साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आ जाएगा, के ए की पावर जीरो। क्या आर इक्वल टू के लिखा जाएगा? क्या आर इक्वल टू के लिख सकता हूँ? ये क्या हो गया? दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स प्रोसीड एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से R इक्वल टू के आने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कितना भी बदलते रहिए, रेट कभी भी डिपेंड, रेट जो है जीरो ऑर्डर का वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है?
वो डिपेंड कर रहा है आपके रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, इसलिए कंसंट्रेशन को बदलने पे आपका जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसमें रेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सारी रिएक्शन जिसमें आपके कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ लेकिन रेट सेम हो तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बात करूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू ये भी लिख सकता हूं माइनस का डी ए बाई डी टी, डिफरेंशियल रेट लॉ, ध्यान करिए, या लिख सकता हूं डी पी बाई डी टी। ध्यान से इसको देख लीजिए, क्या रेट को ये भी लिखा जा सकता है, डिफरेंशियल रेट लॉ अगर मैं लिखूं इस रिएक्शन के लिए तो क्या ये यही लिखा जाएगा, आर इक्वल टू माइनस डी, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगता है, प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं लगता है, इतना लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको आर जो है, आर इक्वल टू के है आपका, तो क्या मैं आर इक्वल टू के लिख गया। अब आर की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, ये लिखा जा सकता है। क्या जो ए है, टी है ना, टाइम टी पे पूछा गया है, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी एट के। इसको ध्यान से देखिए, क्या ये भी रेट है, क्या ये भी रेट है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के टर्म में रेट है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं। और डीपी बाई डी टी कितना है, डीपी का मतलब है कंसंट्रेशन कितनी चेंज है, तो आप देखिए कंसंट्रेशन कितना है डीपी की, एक्स है, एक्स से जीरो का चेंज है, एक्स माइनस जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो बाई टी, तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ वही लिख दिया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के। तो क्या मैं यहाँ से, अब मैं अगर इसमें लिमिट लगा दूं, क्या लगा दूं भैया, लिमिट लगा दूं। ध्यान देखिए, अगर मैं अब इसमें क्या कर दूं, अगर मैं लिमिट लगा दूं, क्या लगा दूं, लिमिट, अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपने क्या लिखा है अभी तक, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू लिखा आपने के, तो क्या मैं इसको डी एक्स इक्वल टू के डी टी लिख सकता हूँ, डी एक्स इक्वल टू के डी टी लिख सकता हूँ। अब मान लेता हूँ इसको, ये डी एक्स इक्वल टू के डी टी लिखा जा सकता है, डी एक्स इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है भैया, के डी टी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, अब डी एक्स क्या है, इक्वल टू के डी टी, अब इंटीग्रेटेड बोथ साइड करेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना था, जीरो था, टी इक्वल टू टी पे एक्स जो है किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको पता हो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स जीरो इक्वल टू के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी टी का कंसंट्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा जीरो टू टी। जब लिमिट रखेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, के टी आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, के टी। ठीक है, ये होता है आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है, इस तरह से इसका डेरिवेशन करेंगे, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। पहले एक्टिव मास रेट लगाएंगे, रेट इक्वल टू इतना, इतने से इतना, आर इक्वल टू के आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ लगा देंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ के फार्म में लिखेंगे, और यहाँ पे डी ए बाई डी टी इक्वल टू के होगा, और के की जगह डी पी बाई डी टी भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, डी पी बाई डी टी लिखा जा सकता है। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी और लिमिट के साथ इसको डेरिवेट कर, अब इस तरह से यहाँ से हमारे पास रिजल्ट अगर ध्यान से देखें, ये तो डेरिवेशन हो गया, आप दो चार बार करेंगे आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो ध्यान से ये रखिएगा। जीरो ऑर्डर के लिए रिजल्ट क्या है, पहला रिलेशन हमारे पास आया था कि जो डी एक्स बाई डी टी वो किसके बराबर है, के बराबर है, या उसी को हम आर के बराबर करते हैं, पहला रिजल्ट आ गया। जो रेट कांस्टेंट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगी, पहली चीज ये आ गई। दूसरा रिलेशन आया रखना है कि x इक्वल टू होता है हमारे पास के टी, एक्स इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। दो रिलेशन आ गए। अब हम चलते हैं अगले तरफ, अगले फार्मूले की तरफ, वो है आपके पास द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब अगली हेडिंग आप डालिए, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे भैया, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब, हाफ का मतलब होता है आधा। मान लीजिए किसी भी चीज को आधा होने में कितना समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या हाफ लाइफ का मतलब क्या है? किसी भी चीज को, मान लीजिए हमने 100 मोल रिएक्टेंट लिया, उसको 50 मोल होने में कितना टाइम लगेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। किसी भी चीज को इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाने पर जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, ध्यान देखिए, क्या मैं हाफ लाइफ टाइम को टी इक्वल टू टी हाफ लिख के रिप्रेजेंट कर दूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो अपनी इनिशियल का आधा हो जाए। मतलब इनिशियल का आधा ए था, ए कितना हो जाए? ए बाई टू के बराबर हो जाए। जब तभी तो आधा होगा, ए इनिशियल था और जब ए बाई टू कर देंगे तो आधा हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स। तो क्या यहाँ से हमें एक फार्मूला याद है कि एक्स बराबर आया था के टी, और एक्स क्या है? कितनी चीज रिड्यूस्ड हुई है, और वो कितना रिड्यूस हो जाना चाहिए? हाफ लाइफ का मतलब आधा रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ए बाई टू रिड्यूस हो गया के टी। तो क्या यहाँ से जो टी हाफ है वो आ गया आपके पास ए बाई टू के। ध्यान देखिए, मतलब टी हाफ क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टू के। इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको अगर हम लिखें तो ये क्या है? हाफ लाइफ टाइम अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लिखना है तो वो क्या लिखा जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टू इंटू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, यही आपका क्या हो गया भैया? ये आपका हो गया हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर हम क्वार्टर लाइफ टाइम की बात करें, क्वार्टर लाइफ टाइम ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि वो अपने कितना रिड्यूस हो जाए? 1/4 रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? उसको 1/4 रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। तो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या है? ध्यान देखिए, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो कंसंट्रेशन है वो कितना इनिशियल वैल्यू का 1/4 रिड्यूस हो जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। इसका मतलब क्वार्टर लाइफ टाइम को टी को मैं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा टी 1/4, और एक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इनिशियल का 1/4 मतलब ए बाई 4। और हमको पता है एक्स इक्वल टू होता क्या है? के टी होता है। तो जब रखोगे ए बाई 4 के टी 1/4, यही रखा जाएगा। और x की जगह ये होगा, a बाई 4 रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू इनिशियल इट्स a बाई 4। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? अगर मैं बात करूँ यहाँ से t1/4 की, तो वो आपके पास आ गया a बाई 4 के। रिएक्शन को 1/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? a बाई 4 के टाइम लगेगा। a बाई 4 के टाइम लगेगा उसको इनिशियल डिपेंड करने में। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे? कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगली चीज हम पढ़ते हैं कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर। कंप्लीट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन इनिशियल ली थी ए, वो पूरा का पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, मतलब रिएक्टेंट जीरो हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू जीरो, मतलब जितना भी लिया है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, पूरा का पूरा यूज हो जाए रिएक्शन में। उसको यूज होने में कितना टाइम लगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा, वही आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू मैं लिख देता हूँ टी कंपटीशन कंप्लीशन कंप्लीटिशन। ठीक है, और यहाँ पे हमको पता है कि जो एक्स है वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाए। एक्स किसके बराबर हो जाए? ए के, क्योंकि ए के बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखिए, तो हमको ये पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है? के टी होता है। क्या यहाँ पे एक्स जो है पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, ए पूरा खत्म हो जाए, मतलब एक्स किसके बराबर हो जाए? ए के। तो के टी, तो यहाँ से टी कंप्लीशन टाइम आ गया आपके पास कितना? ए बाई के। इनिशियल कंसंट्रेशन को रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का
टाइम कंप्लीशन टाइम आपको दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? कंप्लीशन टाइम आपको दे देगा। अब यहाँ से कुछ नोट पॉइंट है जो आप लोग लिख लीजिए। पहला नोट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें कि जो आपकी हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके दिमाग में रख लेना कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? आपको हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला याद हो जीरो के लिए, तो आया था A/2K, A0/2K। ये जब ये बदलेगा तो क्या ये वैल्यू इससे बदल जाएगी? इसलिए हम कहते हैं जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगली चीज, अगला नोट पॉइंट आपको जो याद रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ पीरियड। कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो दो हाफ लाइफ टाइम पीरियड, दो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। दो हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन को आधा होने में 10 मिनट लगता है तो उसको पूरा रिएक्शन को कंप्लीट करने में, पूरा रिएक्शन को खत्म होने में 10 मिनट लगेंगे, डबल। क्यों? क्योंकि हमारा जो टी कंप्लीशन टाइम आया था वो आया था A0/K। हमको पता है कि अगर मैं इसको दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो A0/K हो जाएगा। और ये क्या है? ये टी हाफ है, तो 2 × T हाफ। जो टी कंप्लीशन आता है वो किसके बराबर होता है? 2 T हाफ के बराबर होता है, 2 T हाफ के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इतना आप कर लेना। इसके आगे क्वेश्चन फिर बाद में कराते हैं नेक्स्ट में। ओके।